तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कल की फर्स्ट वीडियो जो आपकी थी आपको समझ में आई होगी। कल हमने फर्स्ट वीडियो में साइटोलॉजी पार्ट 1 में सेल को लेकर जो बात की थी और उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर जो थी उनमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी बात को मैं हल्का सा रिकैप देने के बाद आगे बढ़ाता हूं। तो सेल वॉल को जो हमने पढ़ा था, एक स्पेशल कंडीशन देख ली थी कि अगर सेल वॉल किसी सेल के स्ट्रक्चर में है तो ये जाहिर सी बात है वो प्लांट सेल है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको जानना चाहिए कि अगर किसी सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल दी हुई है तो वो प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। और काम क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन देना प्लांट सेल को। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लीजिए एक बलून है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस बलून को आपको सेफ रखना है, फूटना नहीं चाहिए, तो आपने एक लकड़ी का बक्सा बना के, कार्डबोर्ड बना के उसके अंदर बलून को रख दिया तो चारों ओर जो बलून को सेफ्टी दे रहा है या जो कार्डबोर्ड है वही कंपेयर कीजिए आप यहां पर सेल वॉल से। सेल वॉल का वही काम है जो कार्डबोर्ड बलून को बचाने के लिए कर रहा है। इसी तरह सेल के सॉफ्ट ऑर्गेनल्स को बचाने के लिए प्लांट सेल में सेल की चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। और मैंने एक बात और ऐड की थी कि सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। और नेचर में पाए जाने वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो है सेलुलोज। ये बातें हम अपने लास्ट की वीडियो में कर चुके थे और साइटोलॉजी की बेसिक चीजें हम जान चुके थे। इसी प्रोटेक्टिव लेयर को आज आगे बढ़ाते हुए बात हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट का, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर यानी रक्षा करने वाली झिल्ली या परत। तो प्रोटेक्टिव लेयर में हमने पहले जो पढ़ा सेल वॉल, इसको हम कल लास्ट वीडियो में फिनिश कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, जो प्रोटेक्टिव लेयर में ही आती है और इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो कोशा या कोशिका झिल्ली कहा जाता है इसे। झिल्ली यानी एक परत होती है और ये चारों ओर पाई जाती है एनिमल सेल की। जिस तरह सेल वॉल का वर्क है प्लांट सेल के अंदर उसे सपोर्ट देना, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन काम करती है एनिमल सेल में। लेकिन अब मैं आपको इसकी बेसिक बातें बता दूं। ये जब सेल वॉल खोजी गई और काफी टाइम तक सेल वॉल मानी जाने लगी कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सेल वॉल ही पाई जाती है। लेकिन उसके बाद एक बॉटनिस्ट हुए जिन्होंने अपने इसको सर्च किया और फिर एक्सप्लेन किया कि प्लांट सेल में सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में शुरुआत जो होती है स्ट्रक्चर की, आउटर लेयर की, बचाव करने वाली लेयर की, वो स्टार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन से। यानी कि सेल वॉल के अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये बताया कार्ल नागेली ने। कार्ल नागेली जिन्होंने एक बॉटनिस्ट हैं, जिन्होंने आपको ये समझाया कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में भी सेल वॉल के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो मैं एक बेसिक बात क्लियर कर दूं, अगर किसी भी सेल में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो वो प्लांट सेल है, और अगर शुरुआत इस स्ट्रक्चर से दिखाई दे रही है तो वो एनिमल सेल है। तो ये बात बताई कार्ल नेगेली। तो आप इन्हें डिस्कवरर बोल सकते हैं, किसका? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोज करने वाले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताने वाले, खोज करने वाले जो बॉटनिस्ट है, दैट इज ही इज कार्ल नागेली। अब इस बात को आगे बढ़ाएं कि फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, एनिमल सेल में फंक्शन क्या है। फंक्शन को लेकर अगर बात करेंगे हम तो समझिएगा, फंक्शन वही है प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ में सपोर्ट करना स्ट्रक्चर को, ये एक्स्ट्रा फंक्शन है। लेकिन मेन फंक्शन जो है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है परमिएबल। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका नेचर होता है परमिएबल होती है। ये परमिएबल मतलब ये पार आर पार चीजों को भेज सकती है, पारगम भी बोल सकते हैं। तो बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल बाय नेचर, यानी कि इसका नेचर है पारगम्य। मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूं आप समझ पाए। पारगम्य मीन्स ऐसी लेयर जिसके आर पार कोई पदार्थ जा सके, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है?
मैं यहां पर बता दूं आपको कि ये तय करती है, सेल मेम्ब्रेन तय करती है कि सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से पदार्थ अंदर जाने चाहिए, कौन कौन से उसके लिए फायदेमंद पदार्थ हैं जिनको वो अंदर जाने की परमिशन दे देती है। और अगर कोई बेकार पदार्थ या ऐसा पदार्थ या ऐसा कंपोनेंट जिसका सेल में कोई यूज नहीं है, अगर वो सेल के अंदर है तो उसको बाहर निकालने का काम भी यही सेल मेम्ब्रेन करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली यानी ये चुनती है, ये तय करती है कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात एग्जांपल से क्लियर कर देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भी देखा होगा, शादी जहां होती है, शहरों में शादी होती है, तो बहुत से लोग जो वहां रहते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे होते हैं, वो जाके उन शादियों में पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, बिन बुलाए मेहमान, कैसा पार्टी वो करके आ जाते हैं। जब ये बात आउट होने लगी, जब ये बात निकल के आने लगी कि कुछ लोग बिना कार्ड के वहां पर आने लगे हैं, तो क्या किया, फिर ये किया गया कि अगर कोई शादी पार्टी में बुलाया गया तो उससे कहा गया कि आप अपना कार्ड लेकर आएंगे। कार्ड होल्डर को, जो गेट पर खड़ा हुआ गेट कीपर है या जो भी फैमिली मेंबर का ऑथेंटिक पर्सन है, वो कार्ड चेक करेगा और अंदर परमिशन दे देगा आने के लिए। तो ये फंक्शन समझ में, ये बात समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो पीछे टेंट के नीचे, जिनको करनी है भाई क्लैश करनी है, तो खाना खाना है, तो वो टेंट के नीचे से अंदर आ गए। अब क्योंकि सिक्योरिटी मजबूत है तो उन टेंट के नीचे वालों को भी बाहर निकालने का काम कौन करेगा, वो बंदे जो गेट पे खड़े हुए हैं। यानी कौन अंदर आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए वो गेट कीपर तय कर रहा है। वही सेम फंक्शन यहां पर तय कर रही है एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन। तो एक बात यहां जान लीजिए, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गेट कीपर ऑफ सेल। गेट कीपर कहा जाता है एनिमल सेल का। इसे बोलते हैं हिंदी में चौकीदार, कोशा का चौकीदार। तो कई बार ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि कोशा का चौकीदार या कोशिका का चौकीदार किसे कहते हैं, या हु इज जनरली नोन एज गेट कीपर ऑफ सेल। तो सिंपल सा जवाब आपको पता है, कौन है सेलेक्टिवली परमेबल, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तय करेगी कौन सा कंपोनेंट अंदर, कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा बाहर। ये इसका मेन फंक्शन है, बाकी प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना, ये इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग कर चुके, सेल वॉल हम लोग कर चुके, प्रोटेक्टिव लेयर समझ में आ जानी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसका जो सेल का दूसरा पार्ट आपको बताया था, जो हम फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुके हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी आपको जानना चाहिए। आज हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट का एक अच्छा टॉपिक खत्म कर लेंगे और आज शाम को आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आए हैं या जो बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल। जैसे हम दो कैटेगरी बांटी थी, और ये है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जिस तरह जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है, उसी तरह उसको जीवन देने वाला है ये प्रोटोप्लाज्म। सेल में लाइफ क्यों है, अगर सेल में लाइफ है बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, जीव का द्रव्य, जीव का द्रव्य मतलब सेल के, सेल कोशा जो है वो जीवन की इकाई है और ये उसके अंदर का लिक्विड। तो प्रोटोप्लाज्म सेकंड पार्ट है सेल का, और ये बहुत, और जब जब प्रोटोप्लाज्म की बात आती है आपके दिमाग में दो नाम आते होंगे जो आप जनरली अपनी स्कूल में या ट्यूशन वगैरह में या जितने भी एग्जाम में आपने पढ़ा होगा, परकिंजे और हक्सले। तो परकिंजे और हक्सले से पहले भी आपको जानना चाहिए, एक हुए हैं बॉटनिस्ट जिन्होंने बताया, नाम था उनका ड्यूजार्डिन। ड्यूजार्डिन कौन है ये समझ लीजिएगा। ड्यूजार्डिन ने सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट बॉटनिस्ट जिन्होंने बताया कि कोशा के अंदर, यानी कोशिका के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उसकी लेयर पाई जाती है, और वो लिक्विड उसे जीवन देता है, उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और इसको उन्होंने उस टाइम पर नाम नहीं दिया था, नाम दिया सार्कोड। यानी ये नाम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की थी, लेकिन बता दिया था कि एक लिक्विड है और ये है सार्कोड, एंड इट इज गिवन इन द ईयर ऑफ
1835 1835 में इन्होंने बोला कि कोशा के अंदर, सेल के अंदर देयर इज लिक्विड एंड दिस लिक्विड इज जनरली नोन एज सार्कोड या सार्कोडे, और नाम है उनका ड्यूजार्डिन। अब इसी बात को परकिंजे ने कैश आउट किया। परकिंजे थोड़े एडवांस निकले। उन्होंने क्या किया, परकिंजे ने बोला कि जो आप सेल के अंदर लिक्विड देखते हैं, जिस लिक्विड के बारे में, जेली लिक्विड के बारे में बताया जा रहा है, दिस लिक्विड इज जनरली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा एंड इट वाज गिवन बाय हिम इन द ईयर ऑफ 1839। 1839 में उन्होंने बोल दिया कि जो सार्कोडे वर्ड था इट वाज जनरली प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्मिनोलॉजी किसने दी? परकिंजे। लेकिन सबसे पहले किसने बताया कि सेल के अंदर लिक्विड है? ड्यूजार्डिन। नाम क्या दिया लिक्विड को? सार्कोडे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और आपको ये बेसिक अंतर जानना चाहिए। इस टर्मिनोलॉजी को लेके आएंगे तो आप परकिंजे का नाम लेंगे, और इस टर्मिनोलॉजी को लेके आएंगे तो आप ड्यूजार्डिन का नाम लेंगे। किसने सबसे पहले बताया तो भी आप ड्यूजार्डिन का नाम लेंगे। और ये जान लीजिए, इसी जीव द्रव्य को बोला गया है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार। मैं हिंदी में लिख देता हूं, जीवन का भौतिक आधार, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये बताया था। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी अगर जीवन है तो उसका आधार है ये जीव द्रव्य। इसको देने का श्रेय जाता है हक्सले। हक्सले ने आपको बताया कि अगर किसी भी सेल के अंदर जीवन है तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो आपको जानना चाहिए, 3 नाम हमें जीव द्रव्य से यानी प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड मिले हैं, इससे रिलेटेड मिले हैं। पहला ड्यूजार्डिन, उन्होंने सार्कोडे कहा। उसके बाद परकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्मिनोलॉजी का यूज किया, और इसी प्रोटोप्लाज्म को एक अच्छी डेफिनेशन में, एक अच्छे कॉन्सेप्ट में किसने एक्सप्लेन किया? एंड इट वाज हक्सले। तो मैं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब सेल के रफ स्ट्रक्चर से समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया कहां जाता है। तो ये तो क्लियर है। इमेजिन कीजिए, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं सेल का, ये रफ स्ट्रक्चर है, और ये आपको केवल ये बताने के लिए कि प्रोटोप्लाज्म की एक्जिस्टेंस कहां होती है। ये अगर एनिमल सेल है, यानी मान लो कोई सेल है और यहां मैंने लिख दिया इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखा मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इसके स्ट्रक्चर में भी सेल वॉल वर्ड को यूज नहीं किया है, सेल वॉल वर्ड आया नहीं है। और अगर सेल वॉल नहीं आया है तो ये डेफिनेटली एनिमल सेल है। अगर ये सेल वॉल इसके आउटर लेयर में होता, सेल वॉल लिखा जाता, तो हम इसे प्लांट सेल बोलते, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये आपकी एनिमल सेल में होती है। तो एक एनिमल सेल है। अब इसके चारों ओर देखिए लेयर बनी है एक लिक्विड की, डॉटेड 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 दिखाई दे रहा होगा आपको। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये इसके चारों ओर कवर कर रहा है, इसे इसके चारों ओर कवर कर रहा है, पूरे में फैला हुआ है। ये थिक है, ये लिक्विड ऐसे फैला हुआ है। तो ये लिक्विड जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है आपका प्रोटोप्लाज्म। ये है आपका प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। आउटर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरनल है प्रोटोप्लाज्म। लेकिन आगे करके एक चीज और समझिएगा, इस प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, इस लिक्विड को 2 पार्ट में बांटा है, समझ लीजिएगा मेरी बात। और दूसरा है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल बेसिक बात है, अभी क्योंकि इसे बांटा है 2 भागों में इसलिए बताना पड़ रहा है। तो साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य, और इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। मैं आपको केवल नाम बता रहा हूं और आपको केंद्रक द्रव्य पर या न्यूक्लियोप्लाज्म पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैं इतना बता रहा हूं कि प्रोटोप्लाज्म इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है वो समझिएगा। ये लेयर मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं रफली बना रहा हूं, ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो हैं, ये सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, ये रफली डायग्राम मान लीजिए, और इसमें पूरे में ये लिक्विड फैला हुआ है।
लिक्विड फैला हुआ है, ये पूरे में फैला हुआ है, लेयर के चारों ओर अंदर फैला हुआ है, और इसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं, जितने भी सेल के पार्ट हैं इसके अंदर तैर रहे हैं, इसके अंदर घूम रहे हैं। स्पेशली ये न्यूक्लियस है, मैं रफली बता रहा हूँ फिर जानकारी के लिए। तो न्यूक्लियस के चारों ओर भी ये लिक्विड फैल रहा है, जो न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं, ये लिक्विड, ठीक है। तो इस लिक्विड को जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ है और जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं या स्कैटर्ड है, इस लिक्विड को कहा गया है साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को कहा गया है साइटोप्लाज्म। तो एक बात क्लियर कर दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के अंदर जो लिक्विड है, जितने लेयर को चारों ओर से घेरा हुआ है अंदर से, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। लेकिन वो लिक्विड जिसने पूरी सेल को कवर किया हुआ है, पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है, और जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका न्यूक्लियस है, आपका सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम्स है, ये सब आपके इसमें स्कैटर्ड है, इसमें बिखरे हुए हैं। और सारे ऑर्गेनल्स को न्यूट्रिएंट्स, सारे ऑर्गेनल्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये वाला लिक्विड कर रहा है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हुआ पार्ट है। इट इज scattered in all over the cell, inside the cell, and जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, all the organelles are also scattered inside it। एक जेली जैसा स्ट्रक्चर है, लिक्विड है, 70 to 80% जेल है इसके अंदर, और इसके जो जेल जैसा लिक्विड है इसके अंदर जो भरा हुआ है, उस लिक्विड को कहा जाता है जेल लाइक लिक्विड इन साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में जो जेल जैसा लिक्विड है, बच्चों समझिएगा, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल। यानी कि अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो पानी के अलावा 70 to 80% जो लिक्विड इसके अंदर है, दैट इज साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ जाना चाहिए, साइटोप्लाज्म का फंक्शन समझ में आ जाना चाहिए, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है, जेल जैसा स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है सेल के लिए, उसके ऑर्गेनल्स के लिए, ये आपको इन बातों से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब बात करते हैं सेकंड, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पूरा इसके बाद वाले जो वीडियो है जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, उन सारे वीडियोस में ये आएगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है भाई, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है जो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, और उस लिक्विड को जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे कहा गया है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये नाम से ही स्पष्ट होगा कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओवरऑल लिक्विड प्रोटोप्लाज्म, टू कैटेगरी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, उसने न्यूक्लियस को और प्रोटोप्लाज्म को अलग किया हुआ है साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे बोला गया है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका बेसिक थीम है और आपको बिल्कुल समझनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो मेरा बताना इसलिए जरूरी है आपको, ये हम अभी सेल ऑर्गेनल्स पे नहीं आए हैं। साइटोलॉजी अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक ब्रांच है। साइटोलॉजी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर और जितने प्लांट है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो वो आपको जानना चाहिए, कैसे हमारा जीवन चलता है, कि कैसे हमारे जीवन में सारी चीजें फंक्शनाइज होती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपके माइंड में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जब भी आपको इससे कुछ और ऐसा आपको लग रहा हो कि प्रोटोप्लाज्म पढ़ने के बाद कुछ चीज छूट गई, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ माय पार्ट, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा है आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये कॉन्सेप्ट मिस हुआ है, वैसे आई होप कि कोई कॉन्सेप्ट जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो मिस नहीं होगा, तो फिर भी आप कमेंट में करके शेयर करके मुझसे शेयर कर सकते हैं, ये मेरे लिए आपका फेवर होगा। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे ही जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो डे बाय डे मिलते रहें, और इसकी पहली प्रायोरिटी यही है कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको बस मनन करना है, एक बार मेमोराइज करना है, और आपको लिखने में और बताने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे
सेल के इंटरनल पार्ट्स को, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स में हम धीरे धीरे सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया उसके अंदर एक बहुत अच्छा या बहुत स्पेसिफिक या बहुत वैल्यूएबल जो ऑर्गेनल्स है उसका नाम है न्यूक्लियस। इसको भी हम अपनी आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे उन लोगों के लिए शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है घर पे है अपने, और जिनको बायोलॉजी या आगे केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपके सपोर्ट की, और इस तरह मैं आपको हमेशा फेवर करता रहूंगा, ये कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच।